कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज वीडियो सुबह नहीं आ पाया, कुछ कारण रहे इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों देखो, हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया है। अभी तक कूलाम का नियम पढ़ा है ना, लास्ट वाला वीडियो उसी पे ही था। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम से नेक्स्ट पार्ट, मतलब किसी माध्यम का परावैद्युतांक और उस माध्यम के परावैद्युतांक के कारण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक पॉइंट हमारा वो होने वाला है। दूसरा, चूंकि कूलाम का नियम बल पर आधारित है, ये कूलाम बल है, वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है और बल एक सदिश राशि है, तो हम इस बल का सदिश निरूपण भी देखेंगे। तो दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हो सका तो एक आध छोटे सवाल भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल का होने वाला है, ठीक है। तो वो वीडियो तो देखना ही है। सारे वीडियो अगर लगातार देखोगे आपकी फिजिक्स जो है 100% टकाटक हो जाएगी, समझ गए हो। चलिए वीडियो चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए काम करना चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब भाई ये थोड़ा समझिए, इसको हिंदी में बोलेंगे, दो वर्ड बोल सकते हैं। एक तो परावैद्युतांक है ना, ये भी बोल सका जाता है। दूसरा आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोल सकते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। नॉर्मली ये दो वर्ड बहुत बार यूज होंगे, ठीक है। क्या बोलोगे? या तो परावैद्युतांक बोलोगे, नॉर्मली हम यही यूज करेंगे। अदरवाइज जो न्यूमेरिकल में जो मोस्टली वर्ड यूज होता है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता। प्रदर्शित करने का तरीका देखो, लास्ट टाइम हमने एप्सिलॉन पढ़ा था और ये एप्सिलॉन ही है, लेकिन आर और आ जाएगा, एप्सिला आर। क्या आएगा ये? एप्सिला आर। चलिए अब कैसे काम करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल। कैसे समझिए, आप सभी को पता है कि यदि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और R दूरी पर स्थित है और निर्वात में है, तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल कैसे देखा जाएगा वो समझिए। देखो क्या लिखूंगा मैं, तुमने लिखा माना दो आवेश, समझिएगा इस चीज को, दो आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात में स्मॉल r दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है। अतः उनके मध्य कार्यरत कूलाम बल, उनके मध्य कार्यरत कूलाम बल कितना होगा? तो हम बोलते हैं निर्वात वाले को F0 लिखो और आप उसे क्या लिखते हो? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही लिखते हैं, ठीक। लेकिन K का जो मान है वो निर्वात में बिल्कुल फिक्स देखा जाता है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और इसका एक फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है नहीं है? हम यहाँ वो फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो देखिए, अगर मैं इसको लिखूं फॉर्मूला वाइज, है ना, एग्जैक्ट फॉर्मूला निर्वात का अगर मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा देखा जाना चाहिए। कैसा भाई? K की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये निर्वात के लिए बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है, ठीक। इसे कह दिया अपन ने समीकरण नंबर क्या बच्चों? 1। अब ये दोनों आवेश जो हैं वो पूर्ण रूप से माध्यम के अंदर रख दिए जाए। अभी शुरुआत में इनके बीच में क्या है बच्चों? निर्वात है, ठीक है। अब समझना, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में वो Q1 और Q2 आवेश जो है, मैं डायग्राम से समझा देता हूं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? R है, ठीक। और इनके बीच में पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? एक माध्यम भर दिया गया और उस माध्यम की खुद की एक प्रॉपर्टी है। ये बीच में क्या है? इनके बीच में बच्चों माध्यम है। क्या है ये? माध्यम है। और इस माध्यम का एक परावैद्युतांक है एप्सिला आर।
क्या है वो परावैद्युतांक? एप्सिलॉन। तो जैसे ही इन दोनों आवेशों के बीच में पूर्ण रूप से एक माध्यम भर दिया जाता है, वैसे ही ये बल थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। माध्यम में ये बल देखिएगा, फॉर्मूला क्या होगा आपका, जो के है ना बच्चों, वो माध्यम पर निर्भर करता है, लिखा था हमने लास्ट टाइम, है ना। अब माध्यम में के का मान क्या हो जाएगा वो समझिए। के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ में आ जाएगा एप्सिलॉन आर। क्या आएगा? एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। ठीक है, नीचे एक और आ गया, और ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ पर बल था? माध्यम में बल था। ठीक, चलो अब इसकी तुलना करो, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, तो हमें क्या पता चला वो देखिए। समीकरण 1 व 2 से, और तुलना करने का सबसे सही तरीका क्या है? एक समीकरण में दूसरे का भाग लगा दो। मतलब समीकरण 2 में किसका भाग लगाया? समीकरण 1 का भाग लगा दिया। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, एफ एम में भाग लगा दिया, किसका? एफ नॉट का। आप चाहे तो एफ नॉट में एफ एम का भी भाग लगा सकते हैं, मतलब आप चाहे तो उल्टा कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा भी कर सकते हो, एफ नॉट में भाग लगा दो एफ एम का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स से भाई एंड में जाकर के तो रिजल्ट एक ही लेकर के आएंगे। चलो ऐसा ही कर लेते हैं। इसका मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये किसका मान है? एफ नॉट का। इसमें भाग लगाया किसका भैया? एफ एम का। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। फिर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? आर स्क्वायर। गौर कीजिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल। क्या बचा? एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल्स टू, ये एप्सिलॉन आर कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक, एक फॉर्मूला तो ये, अथवा गौर कीजिए, एफ एम का फॉर्मूला क्या होगा? माध्यम में बल, एफ एम बराबर क्या होगा? ये एप्सिलॉन आर इधर ले आओ, एफ एम इधर लेकर के आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? एफ नॉट में भाग लगेगा किसका? एप्सिलॉन आर का। ऐसा ही है क्या? गौर कीजिए, जैसे ही निर्वात को हटाकर माध्यम रख देते हैं, माध्यम रखने पर बल देखो क्या हो जाता है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? सोचिए बच्चों। तो फॉर्मूला यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि निर्वात में ये बल था, जैसे ही माध्यम रखा तो एक और चीज़ नीचे आ गई, एप्सिलॉन आर। और इस एप्सिलॉन आर का मान आप देखेंगे कि कभी 1 से कम नहीं होता, 1 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि एक चीज का और भाग लग रहा है। भाग लगने से चीजें कम होती हैं या फिर बढ़ती हैं? एक कॉन्सेप्ट है भाई, भाग लगाओगे तो चीजें हमेशा कम ही होंगी। ठीक है, तो हमने बोला कि माध्यम में जो बल होता है ना, वो वास्तविकता में निर्वात के बल से क्या होता है? हमेशा कम होता है बच्चों, कभी ज्यादा नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना। तो अगर किन्हीं दो आवेशों के मध्य अधिकतम बल है तो वो हमेशा निर्वात में ही होंगे। कहाँ होंगे वो? निर्वात में होंगे। और निर्वात की तुलना में जितना गुना बल कम हो जाता है, जितना गुना बल कम हो जाता है, वही क्या कहलाता है? परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि माध्यम भरने पर, दोनों आवेशों के मध्य माध्यम भरने पर सदैव वैद्युत बल कम होता है। ठीक है, निर्वात की तुलना में हमेशा वैद्युत बल क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। इस चीज को सदैव गांठ बांध लेना है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है ये? चलिए, तो हम इस चीज को लिख देते हैं। इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके से इसकी परिभाषा लिखी जा सकती है। किसकी बच्चों? परावैद्युतांक की। कैसे? देखो, पहला तरीका तो जो मैंने अभी बोला कि दो आवेशों के मध्य जो बल है वह निर्वात की तुलना में जितना गुना कम हो जाता है, वही क्या कहलाता है? उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहलाती है। ठीक है, एक तरीका तो ये तो मैंने लिखा। समझिएगा इस चीज को कैसे लिखेंगे। परिभाषा लिख रहा हूं मैं। क्या है भाई परिभाषा? कि माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला
वैद्युत बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम हो जाता है वही माध्यम की आपेक्षिक, वही माध्यम का की लिखो, हाँ, कि आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। एक तरीका तो ये आपेक्षिक विद्युतशीलता कह दो या फिर पराविद्युतांक कह दो, बात यही है। अथवा दूसरी परिभाषा देखो, दूसरी परिभाषा क्या है, यहां से दे सकते हो, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल तथा माध्यम में वैद्युत बल का अनुपात ही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। ये भी एक परफेक्ट डेफिनेशन है। क्या भाई, ये अनुपात ही है, निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल और माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल, और इसका क्या है, अनुपात, क्या कहलाया, परावैद्युतांक। क्या कहलाया, परावैद्युतांक। तो हम क्या लिखेंगे, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में वैद्युत बल तथा किन्हीं दो स्थिर आवेशों, लिख दीजिए, तथा बल, ये लो, हाँ, तथा माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल का अनुपात ही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अभी से उतारिए, थोड़ा सा काम करना और बाकी है। अभी हम इसकी मात्रक, विमा और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, और एक फैक्ट भी लिखना है कि माध्यम की उपस्थिति में हमेशा बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से उतारो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से उतारो इसे। ओके, अभी तक तो सारा वीडियो सही दिखाई दे रहा है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई होगी। अभी एक आध माध्यमों के लिए हम परावैद्युतांक का भी मान लिखेंगे बच्चों। हो चुका? क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये मिटा देता हूं अभी। बच्चों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। नहीं तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता देता हूं और आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो फिर वो आपके क्लियर नहीं हो पाएंगी, है ना? तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। हाँ भाई, आगे काम करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा फिक्स हो चुका है, क्या? जो एप्सिलॉन आर होता है ना, वो एप्सिलॉन आर होता है F0 डिवाइडेड बाय F। ठीक है, यही चीज़ है। अब अगर आपको कोई पूछे कि इस चीज़ को देख करके,
इस फॉर्मूले को देख करके इसका मात्रक और विमा बताएं तो आप क्या बोलोगे? समझिए, ऊपर भी बल है, नीचे भी बल है, मतलब ऊपर भी मात्रक न्यूटन, नीचे भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, कैंसिल बचा तो क्या हुआ? मात्रक, कोई आया ही नहीं मात्रक। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता, तो ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्सिलॉन आर जिसे हम क्या बोल रहे हैं? परावैद्युतांक बोल रहे हैं, परावैद्युतांक। एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है, इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा। ये कैसी राशि है? मात्रकहीन विमाहीन भौतिक राशि है। ठीक है ये बात। चलिए फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए हाँ, एक और फॉर्मेट है। क्या भाई? जब आप लिखते हैं बच्चों के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो ये भी एक भौतिक राशि है। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये भी अपने आप में एक भौतिक राशि है जिसे माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। थोड़ा सा समझने लायक बात है यहाँ पर, ये ध्यान में रखिए। एक और चीज़ लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका मतलब माध्यम में आप जब फॉर्मूला लिख रहे होते हैं FM, वो आप क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², यही लिखते हैं। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी जगह डिवाइडेड मल्टीप्लाइड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², दोनों ही सही हैं। ठीक, चलिए इसका नाम लिख देता हूं कि ये तीनों को क्या बोला जाएगा, आप इन्हें क्या समझेंगे। सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं? लास्ट टाइम बताया था मैंने, इसको बोला जाता है निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, इंग्लिश में क्या बताया था मैंने निरपेक्ष विद्युतशीलता को? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसा ही बोल रहे हैं ना, यही है। एप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। और क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक भी इसी का ही नाम है ना। ये नाम याद रखो, थ्योरी में यही तो वर्ड काम आते हैं हमारे। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चों आगे आपके इंग्लिश ही काम आने वाली है। हिंदी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन किसी लैंग्वेज को सीखना तो बुरी बात नहीं है, तो इंग्लिश के वर्ड्स तो हमें पता होने ही चाहिए। हम हमारा ज्ञान ही तो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आगे अगर आप कोई कोचिंग वोचिंग करते हैं, वहाँ पे टीचर आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हो, फिर आप कैसे, वो तो बोलेगा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेगा, आप क्या देखोगे फिर? इसलिए ये चीज़ करवा रहा हूँ। चलिए, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, और परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डन हो गया ये? क्या बोलते हैं फिर? लास्ट है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, ये निर्वात की थी और ये माध्यम की है ना। एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए है, जबकि एप्सिलॉन माध्यम के लिए है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मीडियम बोलते हैं। चलिए अब आगे काम करते हैं। भाई इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है क्या होता है बच्चों? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। इसी का ही मात्रक मैं नीचे लिख रहा हूं। मात्रक क्या लिखा था अपन ने? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ भाई कहीं गलती है क्या? कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, मेरे को लग तो नहीं रहा, आप बता दो। नहीं है? चलिए, तो ये मात्रक है किसका? एप्सिलॉन नॉट का। विमा क्या है? विमा क्या है इसकी? चलिए, कूलम की विमा क्या होती है? A1 T1 जल्दी से निकाल लेते हैं, और उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो मैं यहां पर भी 2 लगा देता हूं, यहां पर भी 2 लगा देता हूं। ठीक है, जल्दी से निकाल रहे हैं। बटे बल की विमा, न्यूटन बल है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? m1 L1 T-2, फिर मीटर स्क्वायर L2 लिख दूं क्या? जल्दी से काम करो, m को ऊपर लेकर के जाओ, m की पावर -1। L3 हो गया क्या? ऊपर गया तो L की घात -3। t देखो माइनस का 2 ऊपर जाते ही और हो जाएगा, तो ये t की घात 4, इन दोनों को मिला करके, और a की घात कितनी? 2। ये किसकी विमा है? m1 L सॉरी m-1 L-3 L, अरे ये क्या लिख रहा हूं मैं? T4 a की पावर 2। ये किसकी विमा है? किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। ये ध्यान में रखना, इसकी विमा ध्यान में रखो, एक साथ ही लिख रहे हैं हम सारा काम। क्या है भाई विमा? m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 और a की पावर 2। अगर ये विमा इसकी ऐसी है, ये मात्रकहीन विमाहीन है, ये मात्रकहीन और क्या है? विमाहीन है, तो बताओ देवताओं इसका मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी? फॉर्मूला उठाओ इसे। ये बनता है इन दोनों के गुणनफल से। इसका मात्रक हमें पता है, अगर इसके मात्रक को इसके मात्रक से गुणा कर दें तो आसानी से इसका मात्रक मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये रहा, एप्सिलॉन का मात्रक है ही नहीं, तो ध्यान में रखो जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है वही एप्सिलॉन का मात्रक है। ठीक है, तो हमने लिखा इसका मात्रक कितना है भाई? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमा क्या है? जो एप्सिलॉन नॉट की ही है। बात समझ में आ गई क्या? m-1 L-3 T की पावर 4 A2। भूल मत जाना भाई, है ना। भूल सकते हो लेकिन फॉर्मूला ध्यान रखो और कैलकुलेट करो। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। 10 हो गया बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के अंदर? इस पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कुछ एक माध्यम ऐसे हैं जिनका एप्सिलॉन r सदैव हमें पता होना चाहिए। कुछ माध्यमों का, कौन कौन से माध्यम हैं वो समझिए। निर्वात के लिए एप्सिलॉन r का मान, एप्सिलॉन r के मान आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जिनका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहला, निर्वात हेतु। निर्वात हेतु इसका मान होता है 1। हवा के लिए इसका मान होता है 1.0005 के आसपास में होता है। मैं इसे ऐसा न लिखते हुए जो हम यूज करेंगे ना बच्चों, जो हम यूज करेंगे वो लिख देता हूं 1। हवा के लिए भी हम इसको कितना लिखेंगे? 1। मैं लगभग 1 लगा रहा हूं, है ना। न्यूमेरिकली निर्वात और हवा के लिए हम 1 ही यूज करेंगे, ये ध्यान में रखो। तो ज़्यादा रामायण करने की जरूरत नहीं है, 0.005 याद रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान में रखना कि अगर देखा जाए तो हवा का थोड़ा सा क्या होता है? ज़्यादा होता है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जल के लिए मत भूलना, जल के लिए ये होता है बच्चों 80। जल के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है? 80 होता है। फिर किसी भी धातु के लिए, चालक धातु, किसी भी चालक या फिर धातु के लिए, जैसे बहुत सारे आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सोना ले सकते हो, चांदी ले सकते हो, तांबा ले सकते हो, डीगड़ा फलाना, जितनी भी आप धातुएं समझते हैं ना वो सारी, लोहा वोहा सब ले लेना। इन सभी के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। ध्यान में रखोगे,
ठीक है, ये यहां से एक सवाल और उठेगा, इससे एक सवाल और उठेगा जो अपन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए उतारो इस चीज को, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए और आगे करते हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखिए, एप्सिलॉन आर का मान सदैव 1 और 1 से ज़्यादा होता है। निर्वात के लिए 1 है और फिर सभी माध्यमों के लिए क्या है, 1 से ज़्यादा होता है। अपन लिख लेंगे वैसे इस चीज़ को, उतार लिया बच्चों? ये तो खैर मेरे साथ में उतार लिया होगा, बहुत होशियार हो आप लोग, है ना। चलो काम करना चालू करें। ऑल राइट, देखिए तो अब फैक्ट लिखना चालू करते हैं। फॉर्मूला वो ध्यान में रखिएगा। हाँ देखो, ये और ये माध्यम में बल क्या होता है, एफ एम बराबर क्या लिखते हैं, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, यही होता है। तो इससे एक रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, इससे एक रिजल्ट नोट, पहला रिजल्ट कि माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल जो है वो निर्वात की तुलना में कम होता है। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ, और कौन कौन सा परावैद्युत पदार्थ, बहुत सारे हैं, मैं कुछ एक एग्जांपल जो नॉर्मली बुक में दिए हुए होते हैं, जैसे रबड़ भर देता है कई बार, रबड़, कांच, ग्लिसरीन, ठीक है, कांच की छड़ डाल देगा, ग्लिसरीन डाल देगा, रबड़ डाल देगा, तेल डाल देगा, है ना। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। पदार्थ को रखने पर उनके मध्य वैद्युत बल सदैव घट जाता है, सदैव घट जाता है। इस चीज को नहीं भूलना है बच्चों, है ना। परावैद्युत पदार्थ भरने पर, परावैद्युत पदार्थ को रखने पर क्या होता है, वैद्युत बल हमेशा घटेगा ही घटेगा। आपने यही तो देखा है, यही तो फॉर्मूला बताता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो समझिए। दूसरा देखिए, यदि दो आवेशों, यदि दो आवेशों के मध्य निर्वात में कूलाम्ब बल एफ नॉट है तो उनके मध्य सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ कौन से हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, लोहा हो सकता है, चांदी हो सकता है, सोना हो सकता है, कुछ भी, बस वो सुचालक होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सुचालक आप सभी को पता है। सुचालक पदार्थ भरने पर, पदार्थ भरने पर या रखने पर आवेशों के मध्य वैद्युत बल शून्य हो जाता है,
शून्य हो जाता है। इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। कैसे लिखा हमने ये, तो देखो माध्यम में बल Fm बराबर क्या होता है, F0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r, यही होता है। फिर सुचालक पदार्थों हेतु, अरे यही तो मैंने लिखा था ना, चालक धातुएं, सुचालकों के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो मैं जब ये काम करता हूं तो Fm बराबर लिखूंगा F0 में भाग लगा किसका, अनंत का, तो कितना आएगा मान, शून्य। इस चीज को सदैव ध्यान में रखो, इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ में एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं, तीसरा फैक्ट। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन नीट IIT की तैयारी कभी करोगे तो वहां पर आपको काम आएगा। ये जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारे माध्यम जो वो पूर्णतः भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं, पूर्णतः। यदि माध्यम अंशतः भरा हो, यदि परावैद्युत पदार्थ कैसा भरा हो, अंशतः भरा हो। अंशतः का मतलब और समझ लो, ये आवेश है पहला Q1 और एक अन्य आवेश है Q2, दोनों के मध्य की ये जो दूरी है ना, ये R है। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R है। अब आपने क्या किया, पूरे माध्यम में, मतलब इन दोनों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूरा नहीं भरा, आपने एक छोटी सी जगह चूज करी ये, और इस छोटी सी जगह में आपने क्या रख दिया, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। और ये छोटी सी जगह कितनी दूरी की थी, T दूरी के मान लीजिए, ठीक है। अगर आपने अंशतः ही इसमें क्या रख दिया है, माध्यम रख दिया है, तब फिर बल क्या होगा, तो बल तो घटेगा। लेकिन बल का फॉर्मूला जो है इस केस में वो कुछ ऐसा होगा, वो समझिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, समझिए, R में से घटाओगे T को, इस R में से किसको घटाएंगे, T को, और जोड़ेंगे किसको, एप्सिलॉन R और T रूट के बाहर है। रूट के अंदर तो एप्सिलॉन R है, ये एप्सिलॉन R है, और रूट के बाहर T है, और इसका क्या, वर्ग। ये कैसे आया, ये मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, 10 या 15 मिनट का वो वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। लेकिन अगर माध्यम अंशतः भरा हो तो घटेगा, और ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। K की जगह तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ऐसा कैसा, जो दूरी है ना बच्चों, दूरी का कॉन्सेप्ट समझिए, इस पूरी दूरी में से उतना भाग घटाओ और फिर कितना जोड़ो, रूट एप्सिलॉन R और T, है ना, और फिर उसका वर्ग करना पड़ेगा। चलिए, ये ऐसा चीज है, ये समझ में आया आपके लिए। 12th पर्पज से यही इंपॉर्टेंट है, ये और ये चीज, ये ठीक है। हाँ, अगर IIT और नीट की तैयारी करोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आया, क्लियर। चलिए, तो ये उतारो, फिर मैं कुछ एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, जिससे आपके कूलाम के नियम के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अभी एक बार के लिए से उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं ये परावैद्युत पदार्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन देखो कितना बड़ा हो गया। पॉइंट बहुत छोटा है, लेकिन मैंने आपको इतनी सारी चीजें लिखाई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डन बच्चों? चलो, अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। सदिश निरूपण को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सदिश निरूपण को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल देंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का एक आध क्वेश्चन है, जिससे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सवाल समझिए। क्वेश्चन, एक सवाल ऐसा है बच्चों
कि मानो कि निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो बल है F है और उनके मध्य की दूरी R है। यदि इसी दूरी को प्रारंभ का आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वापस से सुन लीजिए, सवाल क्या है कि R दूरी पर स्थित किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में विद्युत बल F है, तब यदि दूरी को प्रारंभ का आधा कर दिया जाए तब विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आंसर आना चाहिए बच्चों इसका। देखिए हमने बोला निर्वात में, हमने क्या बोला, सवाल ही बोल रहा है। निर्वात में बल देखिए F कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखते हैं। मानो वो आवेश Q1 और Q2 है और मध्य की दूरी R बोल रहा है, तो R का स्क्वायर लिखो। क्लियर। सेकंड केस, ये केस फर्स्ट था, ये केस फर्स्ट था। सेकंड केस अब हम बोल रहे हैं F1 मान लेते हैं। दूरी को क्या किया, R को कन्वर्ट किया किसमें, R/2 में। केस में R को कन्वर्ट किया किसमें, R/2 में। तो क्या होगा, अब देखो, अब हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप के भी लिख सकते थे, आवेश अभी भी वही हैं, बस ये R की जगह क्या करो R/2 और इसका क्या बच्चों, स्क्वायर, यही करना है। चलिए क्या आएगा भाई, F इज टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी F1, Q1 Q2 ऐसा का ऐसा, ये R/2 है ना, अब हो जाएगा R²/4। 4 कहाँ चले गए देवताओं, ऊपर चले गए, तो 4 ऊपर। अब क्या दिख रहा है, देखो देखो, ऐसा ही दिख रहा है क्या F1, मेरे को तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, करके देख लो, ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये तो F था, ये F ही था, और F का ये कितना गुना है, 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना। तो ध्यान में रखिएगा, अगर दूरी को आधा कर देंगे, दूरी को आधा कर देंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा। क्लियर। और अगर इसी दूरी को, इसमें ही सवाल को अगर मैं और चेंज कर देता हूं, यदि दूरी को प्रारंभ का दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तब विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ भाई, अब दूरी को क्या कर रहे हैं बच्चों, दुगना कर रहे हैं। करो उसी के इसके अंदर, तो हमने बोला इस बार F1 ऐसा लिखा जाएगा, दूरी मतलब R की जगह कितना लिखोगे, 2R लिखोगे। तो F1 बराबर क्या होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब R की जगह क्या लिखो, 2R, और उसका क्या, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ऐसा का ऐसा डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर, मतलब 4R स्क्वायर। यही है क्या, 4 को बाहर निकाल लो, और 4 नीचे की तरफ है ये वाला, तो मैं ये 1/4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1/4। ऐसा ही है क्या, ये प्रारंभिक F था क्या, F में किसका भाग लग रहा है, 4 का। ठीक है, कुल मिलाकर के इस पर्टिकुलर उदाहरण का मतलब इतना ही था कि यदि आप दूरी को घटाते हैं, दूरी को घटाते हैं तो बल बढ़ेगा और दुगना मतलब स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, जितना आप घटाओगे, अगर 2 गुना कम करोगे, आधा करोगे तो यहाँ 4 आएगा, 1/3 करोगे तो यहाँ 9 आएगा। ठीक है, 1/4 करोगे दूरी को तो यहाँ 16 आ जाएगा। कुल मिलाकर के दूरी घटाओ, बल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दूरी को बढ़ा दिया
तो बल घट जाएगा और उतना गुना स्क्वायर के तुल्य। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उतारो इस चीज़ को, जल्दी से उतारो, अगला सवाल करते हैं। उतारो जल्दी से। उदाहरण से ये शायद चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। सिंपल चीज़ थी, बहुत सिंपल चीज़ है ये। और इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कोई अलग से सवाल थोड़ी आता है बच्चों, इसी तरीके के सवाल पूछे भी जाते हैं। हो गया? डन? अरे क्लियर क्या? एक सवाल और करवाऊं? देखो, देखो एक सवाल देखो, कूलाम के नियम पर ही आधारित है। दो परिमाण एवं प्रकृति में समान आवेशों के मध्य की दूरी 3 मीटर है। दो परिमाण प्रकृति में समान आवेशों के मध्य की दूरी 3 मीटर तथा इनके मध्य 1.6 न्यूटन का विद्युत बल कार्यरत है। ठीक है, तो हम स्थिर मान करके चल रहे हैं। अगर दूरी फिक्स बोल रहा है तो इसका मतलब वो स्थिर, ठीक है, कार्यरत है। तब दोनों आवेशों का परिमाण क्या होगा? तब दोनों आवेशों का परिमाण क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? क्या होगा देवताओं? अरे बहुत सिंपल है, परिमाण और प्रकृति में समान, मतलब या तो दोनों आवेश प्लस के हैं या दोनों आवेश माइनस के हैं। तो हमने बोला Q1 और Q2 परिमाण में समान है, तो इसको हमने क्या मान लिया? Q मान लिया। उनके मध्य की दूरी कितनी है? 3 मीटर। उनके मध्य कार्यरत बल F कितना है? 1.6 न्यूटन। यही डेटा दिया हुआ है, सॉल्यूशन में यही देखेंगे। चलो अब देखो क्या होगा। यहाँ पर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ कि F का मान कितना होता है निर्वात में? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर आप निर्वात ही क्यों यूज कर रहे हो? सिंपल सी बात है बच्चों, अगर सवाल में माध्यम का नाम नहीं दिया हुआ है तो फिर आप निर्वात और हवा में ही काम करोगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 1.6 दे रखा है। K का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 और Q2 ये तो Q ही है क्या? Q को Q से गुणा करो, कितना होगा बच्चों? Q स्क्वायर। Q को Q से गुणा करो, Q स्क्वायर ही तो आएगा, बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर कितना है? 1.6 है भाई। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 बटा 9। Q स्क्वायर बराबर 1.6। ये तो 9 से 9 गया, ये 10 की घात 9 को इसके नीचे ले आओ, तो Q स्क्वायर बराबर 1.6 और उसमें भाग लगाया किसका? 10 की घात 9 का। इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 10 से भी गुणा कर सकते हैं क्या? बताओ, कर सकते हैं। चलिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा वो समझिए, 16 बटे 10 की घात 10। ठीक, ये Q स्क्वायर का मान है, तो Q का मान कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल करूँ क्या? 16 बटे 10 की घात 10 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना? 4। 10 की घात 10 का कितना? 10 की घात 5। ऊपर लेकर के जाओ,
तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 10 की घात -5। ऐसा ही होगा क्या, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैं अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 40 गुणा 10 की घात -6। इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए ना भैया, माइनस की घात बढ़ाओ तो यहाँ पे एक जीरो भी बढ़ाओ, है ना, माइनस की घात बढ़ाओ तो एक जीरो भी बढ़ाओ। तो ये कितना हो जाएगा 40, और 10 की घात -6 को बोलेंगे माइक्रो। क्या बोलेंगे देवताओं, माइक्रो। बताओ आया नहीं आया, आया नहीं आया, आ गया। जल्दी से उतारो, फिर एक सवाल और करवाता हूँ, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो। सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आगे करें, आगे करें, चलो देखो, मिटा दूँ ना, बहुत सिंपल है। सवाल मेरे साथ में उतार लिया करो, है ना, तो उससे क्या होगा, ये वाला टाइम तो अपना बचेगा। और नोट्स में जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही उतारते हुए जाएं। आगे देखो, एक सवाल ऐसा भी अपन मान सकते हैं कि निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य 16 न्यूटन बल कार्य करता है ना, कूलाम बल की बात कर रहे हैं, 16 न्यूटन कूलाम बल की बात कर रहे हैं। यदि 3 परावैद्युतांक का माध्यम लिखा हुआ है, दोनों आवेशों के मध्य भर दिया जाए, तब विद्युत बल पर क्या प्रभाव होगा, या विद्युत बल क्या होगा। ठीक है, कैसा भी लिख सकते हो। तो क्या बोल रहा है, निर्वात में बल देखो, सवाल में निर्वात में बल देखिए कितना है, 16 न्यूटन है, तो हमने लिखा F0 बराबर 16 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, कितना परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर रहा है, एप्सिलॉन r बराबर कितना, 3 वाला पदार्थ भर रहा है। अगर ऐसा है तो माध्यम में बल कितना हो जाएगा, F0 में किसका भाग लगाओगे, एप्सिलॉन r का, मतलब 16 में भाग लगाओ 3 का, मात्रक क्या लगाओगे, न्यूटन, 16/3। प्रारंभ से 1/3 हो जाएगा कुल मिलाकर के। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सवाल है, बोलो बहुत सिंपल है ना। इस सवाल को और कैसे किया जा सकता है, मतलब सॉरी किया नहीं जा सकता, ये सवाल और कैसे दिया जा सकता है वो समझिए। इसी सवाल को वो ऐसे भी लिख सकता है, इसी सवाल का पैटर्न समझिए। निर्वात में स्थित किन्हीं दो आवेशों के मध्य 16 न्यूटन का वैद्युत बल कार्य करता है। उनके मध्य परावैद्युत पदार्थ, उनके मध्य 4 परावैद्युतांक का पदार्थ
ये तो वापस वही सवाल लिख दिया ना मैंने। नहीं 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 नहीं, हाँ, उनके मध्य परावैद्युत पदार्थ भरने पर यह बल 2 न्यूटन हो जाता है। तब परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होगा? ठीक है, तब परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होगा? क्या बोल रहा है कि निर्वात की जब बात कर रहे थे तब उनके मध्य बल कितना था? 16 न्यूटन था, है ना। और जैसे ही एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया उनके बीच में तो यही बल कितना न्यूटन हो जाता है? 2 न्यूटन हो जाता है। क्या ज्ञात करना है? परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। तो आपने लिखा कि भाई निर्वात में बल 16 न्यूटन, माध्यम में बल 2 न्यूटन, यही तो है। अतः एप्सिलॉन आर बराबर आप क्या लिखोगे? F0 बटा FM, यही तो करोगे। 16 में किसका भाग लगाओगे? 2 का। आंसर कितना आएगा? 8। मात्रक मत लगा देना, बस एप्सिलॉन आर मात्रकहीन होता है। ठीक है, तो ये बोलो कितना सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। और ऐसे ही सवाल आप अपने बोर्ड पेपर में देखेंगे। ठीक है, एक ऐसा ही सिंपल सवाल आप देखोगे कि पुराने एग्जाम पेपर्स में आया है कि जल का, समझिएगा, जल का परावैद्युतांक, जल का परावैद्युतांक 80 है। इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता की गणना करो। इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता की गणना करो। बताओ कितना सिंपल सवाल है। जल के लिए परावैद्युतांक, मैं तो आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं, उसने साफ साफ दे रखा है और बोल रहा है कि जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता, जल की बोल रहा है, निर्वात की नहीं। ठीक, तो आपने क्या लिखा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट कितना? 8.85 गुणा 10 की घात -12। ये तो सभी के लिए सेम है। एप्सिलॉन आर जल के लिए कितना है? 80 है। गुणा करो और आंसर लिखो। मात्रक क्या लगाओगे? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ लगाओगे नहीं लगाओगे? आएगा नहीं आएगा? ये सवाल पूछे गए हैं। मैंने जो आपको सवाल करवाए ना बच्चों, आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे सवाल, मतलब 4 सवाल कराए तो इनमें से 2 तो पीएमटी के सवाल हैं, 2 बोर्ड में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, यही सवाल आते हैं, रिपीटेटिव है बच्चों, ये रिपीटेटिव सवाल है। चलिए एक फैक्ट और बताता हूं, चलो इसको उतारो, लास्ट है, इसके आगे नहीं करवाऊंगा। एक एक करते करते पता नहीं कितने करवा दिए, लास्ट है, इसके आगे नहीं करवाऊंगा। जल्दी से उतारो इस चीज को, जल्दी से उतारो। सिर्फ 2 छोटे छोटे से पॉइंट बताऊंगा, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, अच्छे पॉइंट है वो, उनके ऊपर सवाल आ चुका है। अरे सवाल तो मेरे साथ में उतार लिया होगा। उम्मीद करता हूं घर पे सब सकुशल है, अच्छे से है। चलिए काम करना चालू करें। अब 2 छोटे छोटे से सवाल जो कि जनरली पूछे गए हैं, और ये चीज जो है वो हमें पता भी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। क्या भाई? वो देखो, नोट लगा करके ही लिख लीजिएगा। समझिए, सबसे पहला, यदि ऐसा लिखा हुआ है Q1 Q2 इज मोर देन 0, मतलब Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो 0 से अधिक है, तो आप क्या सोचेंगे? और पूछेगा कि आवेशों के मध्य बल की प्रकृति लिखो। सवाल क्या है? आवेशों के मध्य बल की प्रकृति, मतलब आकर्षण का बल है या फिर प्रतिकर्षण का बल है? क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? बताओ, सोचिए क्या होना चाहिए।
बहुत सिंपल है। आप बोलोगे कि सर इतना सिंपल, ऐसे ही निकल जाएगा? अरे बहुत सिंपल सा है। देखो मैथमेटिक्स करो, दो चीज़ों का गुणनफल शून्य से ज़्यादा कब होता है? सिंपल सी मैथ है, दो चीज़ों का गुणनफल शून्य से ज़्यादा कब होता है? तो मैं बोलूँगा कि भाई एक को एक से गुणा करो तो कितना आएगा? एक आएगा। यही तो आएगा, एक आएगा। और वो किससे ज़्यादा है? शून्य से ज़्यादा। 0.2 को 0.2 से गुणा करो, आएगा 0.04, आएगा 0.04। ये भी शून्य से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि जब एक धनात्मक राशि को दूसरी धनात्मक राशि से गुणा करता हूं, धनात्मक को प्लस से गुणा करता हूं, तो जो भी मान आता है वो शून्य से ज़्यादा आता है। क्लियर हो गया पहला। दूसरा देखो, क्या ये दोनों ही माइनस के होते हैं? माइनस के एक को गुणा करो माइनस के एक से, क्या आएगा? प्लस का एक ही आएगा, जो किससे ज़्यादा है? शून्य से ज़्यादा है। या फिर माइनस के 2 को गुणा करो माइनस के 2 से, आएगा कितना? प्लस का 4 आएगा। कितना? प्लस का 4, वो भी किससे ज़्यादा है? 0 से ज़्यादा है। ठीक है, अब गौर कीजिए, ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुणा करने पर भी शून्य से ज़्यादा आता है, धनात्मक को धनात्मक से गुणा करने पर भी शून्य से ज़्यादा आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के, ऐसा ही है, एक प्लस एक माइनस का तो दूसरा भी माइनस का, एक प्लस का तो दूसरा ही प्लस का है, तो फिर कौन सा बल लगता है? कौन सा? सजातीय आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण का। कौन सा? प्रतिकर्षण का। पता चला? चलिए, तो इसे लिखेंगे कैसे? इसे कैसे लिखेंगे समझिएगा। इस स्थिति में समझिए लिखने का तरीका। इस स्थिति में दोनों आवेशों की प्रकृति समान है। कुल मिलाकर के सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश। अतः दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति प्रतिकर्षणीय होगी। आंसर क्या है उस चीज का? प्रतिकर्षणीय बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षणीय बल लगेगा। ठीक है, अब इसी सवाल को उल्टा करो। उल्टा मतलब ऐसा लिखा हुआ है एक जगह, Q1 और Q2 का गुणनफल शून्य से कम है। अब शून्य से कम कब आएगा? शून्य से कम मतलब माइनस की राशि आनी चाहिए। शून्य से कम का मतलब क्या हुआ? माइनस की राशि आनी चाहिए। तो हमने एक चीज तो देख ली, प्लस को प्लस से गुणा करो या माइनस को माइनस से गुणा करो, हमेशा वैल्यू प्लस की आती है। तो माइनस की कब आएगी? तो मैं बोलूंगा 2 को गुणा करो माइनस के 1 से, क्या आएगा? माइनस का 2। बताओ माइनस की राशि आई क्या? और ये किससे कम है? 0 से कम है। या फिर मैं लिखूं 0.1 को गुणा करो माइनस के 0.2 से, 0.1 को माइनस के 0.2 से, क्या आएगा? माइनस का 0.02 आएगा। करके देख लो, यही है माइनस का 0.02। और ये भी किससे कम है? 0 से कम है क्या? 0 से कम है ना? ठीक, तो हमें ये पता चल रहा है कि जब एक धनात्मक आवेश को एक ऋणात्मक आवेश से गुणा करते हैं तो मान ऋणात्मक आता है, अर्थात शून्य से कम आता है। और एक प्लस के और एक माइनस के आवेश के बीच में बल कैसा होगा? कैसा होगा रे देवताओं? आकर्षणीय। अरे विजातीय आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, बल आकर्षणीय होगा। ध्यान में रखें। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इस स्थिति में दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है? विपरीत है, अर्थात विजातीय आवेश है। विजातीय आवेश। ठीक है, अतः दोनों आवेशों के मध्य बल
के मध्य बल कैसा होगा बच्चों? बल की प्रकृति आकर्षणीय होगी। ठीक है, भूल मत जाना, ये दोनों ही जो सवाल हैं वो लेवल के सवाल हैं। आप देखोगे कि अगर आपके टीचर भी अगर क्वेश्चन देंगे ना तो इनमें से एक क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ परावैद्युतांक का कॉन्सेप्ट अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। इवन कूलाम के नियम का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण अपन नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, वहाँ पर भी हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कूलाम के नियम वाला पार्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वो क्लियर हो जाता है ना बच्चों, मैं आपको कुछ IITs के क्वेश्चन का वीडियो लिंक दे दूंगा, IIT और नीट के क्वेश्चंस का वीडियो लिंक दे दूंगा, जो कि अपने ही चैनल के ही पार्ट हैं। वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, तो प्लीज़ उनको और देख लीजिएगा। पहले अपन इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, कल वाला वीडियो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आप इतने सारे सवाल देखेंगे और उन सवालों को कर लेंगे ना बच्चों, कोई रोक नहीं सकता कि आपके नंबर में आधा या 1/4 भी काट ले, चांस ही नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।